जब भी रोथशाइल्ड फैमिली का नाम आता है लोग दो ग्रुप्स में बंट जाते हैं। एक जो मानते हैं कि ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है और दूसरे जो ये मानते हैं कि आज भी ये फैमिली दुनिया को कंट्रोल करती है। अगर आप इंटरनेट पर भी इनके बारे में सर्च करोगे तो आपको यही बेसलेस और फालतू चीजें मिलेंगी। कई लोग ये भी बोलते हैं कि रोथशाइल्ड जो फैमिली है वो पूरी दुनिया को आज के टाइम पे भी कंट्रोल करती है। हर कोई बस व्यूज के लिए अपने ओपिनियंस दे रहा है, कोई भी इनकी जो एक्चुअल रियल स्टोरी है उसके बारे में बात नहीं कर रहा। लेकिन मैंने पूरा 1 महीना लगाकर डीप रिसर्च करी है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पर अवेलेबल आर्काइव्स को भी एनालाइज किया है और इन सब को देखने के बाद मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली है जिसके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। और मैं इस स्टोरी को इतना सिंपल बनाने की कोशिश करूंगा जिसे एक 5 साल का बच्चा भी आसानी से समझ सके और शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स डिस्कस द रियल स्टोरी ऑफ रोथशाइल्ड फैमिली। इस कहानी की शुरुआत होती है 1744 में, जब फ्रैंकफर्ट की एक मिडिल क्लास फैमिली में मेयर एम्शल रोथशाइल्ड का जन्म होता है। और बचपन से ही वो काफ़ी एम्बिशियस थे। हालांकि उनके पास रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज ना के बराबर थी, लेकिन उन्हें लोगों से बात करना काफ़ी अच्छे से आता था। वो रिलेशनशिप्स बनाने में माहिर थे और यही चीज़ उनके लिए एक अनफेयर एडवांटेज बन गई जब वो मार्केट के अंदर एंटर किए। उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत कॉइन्स और रेयर कलेक्टिबल्स बेचने से की थी और इसी दौरान उन्होंने एलीट कलेक्टर्स और प्रिंसेस के साथ डायरेक्ट कनेक्शंस बनाए, जिसमें से उनका जो सबसे पावरफुल कनेक्शन था वो था विलियम 9 के साथ। विलियम उस वक्त यूरोप के रिचेस्ट रूलर्स में से एक थे। उनके पास ह्यूज लिक्विड कैपिटल था, यानी अंधा पैसा, और उन्हें चाहिए था कोई ऐसा बंदा जो उनके इस पैसे को डिस्क्रेटली मैनेज कर सके। और यही मेयर एम्शल की एंट्री होती है। वो धीरे धीरे राजा के दरबार में अपनी जगह बनाते हैं और टाइम के साथ राजा के सबसे ट्रस्टवर्दी पर्सन बन जाते हैं, जिसके बाद राजा उन्हें पूरे एम्पायर का फाइनेंशियल इंचार्ज बना देता है। यानी कि अब वो एक बड़े से एम्पायर का पैसा मैनेज कर रहे थे। उन्हें काफी अच्छी सैलरी भी मिल रही थी, वो एक कंफर्टेबल लाइफ भी जी रहे थे। लेकिन उनके एम्बिशन इससे काफी बड़े थे और इसके साथ ही उन्हें एक डर भी था कि कहीं कल को किसी वॉर के दौरान विलियन का एम्पायर चला जाता है तो उसके बाद उनका क्या होगा। ऐसे में रोथशाइल्ड ने डिसाइड किया कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। उन्होंने सबसे पहले अपने 5 बेटों को बुलाया और उन्हें फाइनेंस और नेटवर्किंग के बारे में अच्छे से सिखाया और फिर उन्हें 5 अलग अलग यूरोपियन कैपिटल्स में भेज दिया अपना एम्पायर स्टेब्लिश करने के लिए, जैसे लंदन में नेथन, पेरिस में जेम्स, वियना में सैलमॉन, नेपल्स में कार्ल और जो सबसे बड़ा बेटा था उसे फ्रैंकफर्ट में ही रखा। बेसिकली उन्होंने अपनी फैमिली को एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की तरह बना दिया, जहाँ उनका बैंकिंग नेटवर्क लंदन से लेकर पेरिस। और जब 5 भाई अलग अलग कैपिटल्स में सेटल हो गए और अपना बैंकिंग सिस्टम स्टेब्लिश कर लिया, तब उन्होंने एक ऐसी चीज पर फोकस करना शुरू किया जो उस वक्त गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यूबल थी, एंड वो चीज थी इंफॉर्मेशन। इन लोगों को समझ आ चुका था कि अगर हम इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर लें तो हम फाइनेंशियल मार्केट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उस दौर में इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। जिसके पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन आ जाती थी वो उसका एडवांटेज उठाकर मार्केट्स को सेव कर सकता था। उस वक्त स्मार्टफोन और टेलीविजन तो थे नहीं, इसीलिए इन 5 भाइयों ने मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाना स्टार्ट किया जिससे यूरोप में जो भी इवेंट हो उसके न्यूज सबसे पहले इन्हीं के पास आए। दरअसल 70s-60s के बाद यूरोप कॉन्स्टेंटली वॉर्स में घिरा हुआ था और फिर एंट्री होती है एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट की जिसने पूरे कॉन्टिनेंट को हिला कर रख दिया, एंड वो थे नेपोलिक वॉर्स। और यहीं से इस फैमिली का रियल राइज स्टार्ट हुआ। सबसे ज्यादा स्पॉटलाइट में आता है लंदन ब्रांच, जिसे लीड कर रहे थे नेथन रोथशाइल्ड। नेथन ने ब्रिटेन के फाइनेंशियल सिस्टम्स को डीपली समझ लिया था और उसने वहाँ सिर्फ आम लोगों को लोन्स नहीं दिए बल्कि गवर्नमेंट्स को भी फंड प्रोवाइड किए। इसी दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट को फ्रांस के खिलाफ वॉर फाइनेंस करना था, आर्मी को पे करना था, अलाइसेस को सपोर्ट करना था, जिसके लिए चाहिए होता है बहुत सारा पैसा या गोल्ड, वो भी अर्जेंटली। यहाँ रोथशाइल्ड ने एक जीनियस स्ट्रेटजी यूज करी। उन्होंने पूरे यूरोप में अपने प्राइवेट कोरियर्स का नेटवर्क बना दिया, जिसमें शामिल थे हॉर्स राइडर्स, शिप्स, कोडेड लेटर्स। और जब भी गवर्नमेंट को अर्जेंट गोल्ड चाहिए होता था तब रोथशाइल्ड उन्हें अपने इसी नेटवर्क के जरिए डिलीवर करता था, वो भी फास्ट और डिस्क्रेटली।
इसके बाद 1915 में आता है वो टर्निंग पॉइंट जो रोथशाइल्ड फैमिली को लेजेंडरी बना देता है, जिसे हम बैटल ऑफ वाटरलू के नाम से जानते हैं। ये बैटल ब्रिटेन और नेपोलियन के बीच थी, जिसमें ब्रिटेन जीत जाता है और ये खबर रोथशाइल्ड को बाकी दुनिया से 24 घंटे पहले पता चल जाती है अपने नेटवर्क के जरिए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी फास्ट था। और इस वॉर की वजह से उस वक्त स्टॉक मार्केट में अनसर्टेनिटी थी। सब लोग वेट कर रहे थे रिजल्ट का। अगर ब्रिटेन हार जाता तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्रैश हो जाते। ऐसे माहौल में उन्हें 24 घंटे पहले ही पता चल गया रिजल्ट के बारे में, जिसका उन्होंने काफी सही तरीके से इस्तेमाल किया और उन्होंने अपने बॉन्ड्स मार्केट में काफी ज्यादा क्वांटिटी में बेचना स्टार्ट कर दिया, जिसे देखकर लोगों में पैनिक क्रिएट हो गया। लोगों को लगने लगा कि ब्रिटेन हार गया है। ऐसे में आम लोगों ने भी अपने बॉन्ड्स बेचने स्टार्ट कर दिए, जिसके चलते इन बॉन्ड्स की वैल्यू एकदम से नीचे चली गई। और जब बॉन्ड्स की वैल्यू एकदम लो पर थी तब रोथशाइल्ड ने काफी ज्यादा क्वांटिटी में बॉन्ड्स वापस से खरीद लिए। और जब ऑफिशियल न्यूज आई कि ब्रिटेन जीत गया तब बॉन्ड्स की प्राइसेस स्काई रॉकेट हो गई। इस एक मूव से उन्होंने काफी ज्यादा पैसा कमा लिया और ना सिर्फ पैसा बल्कि उनकी पावर भी मल्टीप्लाई हो गई। और वॉर्स की वजह से गवर्नमेंट्स बर्बाद हो चुकी थी और ऐसे में उन्हें रीबिल्ड करने के लिए रोथशाइल्ड आगे आए और उन्हें फंड्स प्रोवाइड किए। उन्होंने ऑस्ट्रिया को फाइनेंस किया, फ्रांस को स्टेबलाइज किया, इटली के स्टेट्स को सपोर्ट किया, ब्रिटेन के बॉन्ड्स मैनेज किए। बेसिकली हर मेजर यूरोपियन पावर किसी न किसी तरीके से रोथशाइल्ड पर डिपेंड करती थी। इमेजिन करो 1820 से 1840 का यूरोप, जहाँ किंग्स चेंज हो रहे हैं, रेवोल्यूशंस हो रही है, बॉर्डर्स शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन हर जगह एक कॉमन नाम साइलेंटली प्रेजेंट है एंड दैट इज रोथशाइल्ड। 19th सेंचुरी खत्म होते होते रोथशाइल्ड फैमिली दुनिया की सबसे अमीर और पावरफुल डायनेस्टी बन चुकी थी और अब उनका फोकस सिर्फ वॉर्स को फाइनेंस करना नहीं रहा था, बल्कि अब वो फ्यूचर को फाइनेंस करना चाहते थे। ये वो टाइम था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप को ट्रांसफॉर्म कर रही थी। इस दौरान चारों तरफ स्टीम इंजन्स चल रहे थे, रेलवेज बिछ रही थी, कोल माइंस एक्सपेंड हो रही थी, स्टील फैक्ट्रीज दिन रात चल रही थी। लेकिन इतने मैसिव प्रोजेक्ट्स के लिए कैपिटल भी मैसिव चाहिए होता है और जहाँ कैपिटल की बात आती है रोथशाइल्ड फैमिली आगे खड़ी मिलती है। उन्होंने रेलवेज में इन्वेस्ट किया, स्पेशली फ्रांस और ऑस्ट्रिया में। इसके अलावा उन्होंने माइनिंग इंडस्ट्री में भी हेवी इन्वेस्टमेंट्स किए। उन्होंने कोल माइंस और मेटल प्रोडक्शन में स्टेक लिया। इन शॉर्ट 19th सेंचुरी में उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया और अपने इन्फ्लुएंस को भी मल्टीप्लाई किया। लेकिन 20th सेंचुरी उनके लिए एक बड़ा खतरा बनने वाली थी। दरअसल अब तक रोथशाइल्ड मेनली मोनार्कीज को फंड करके, सर्विजन बॉन्ड्स बाई करके और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में पैसा इन्वेस्ट करके अपना एम्पायर एक्सपेंड कर रहे थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 ने उनके ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर को तोड़ दिया, क्योंकि इस दौरान ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर कोलैप्स हो गया, जहां उनका बहुत सारा पैसा इन्वेस्टेड था। इसके अलावा रशिया में बोल्शेविक रेवोल्यूशन आई और ट्राइस बॉन्ड्स वाइप आउट हो गए। जो लोन्स उन्होंने दे रखे थे वो सब एक कागज का टुकड़ा बन गए थे, यानी उनका पूरा सेंट्रल यूरोपियन नेटवर्क क्रैम्बल कर गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली स्टॉर्म आया 1930s में, जब जर्मनी में अडोल्फ हिटलर का राइज हुआ। उसका पॉलिटिकल गोल सिर्फ पावर कैप्चर करना नहीं था, बल्कि एक इमोशनल नैरेटिव बिल्ड करना था जो आम लोगों को उसके साथ डीपली कनेक्ट करे। बिकॉज जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इकोनॉमिकली कोलैप्स हो चुका था। हाइपर इन्फ्लेशन ने मिडिल क्लास को बर्बाद कर दिया था। लोग फ्रस्ट्रेटेड थे, कंफ्यूज थे, गुस्से में थे। और जब सोसाइटी इतनी अनस्टेबल होती है ना, तब लोग वेल्दी लोगों को ब्लेम करने लगते हैं। और हिटलर ने भी इसे अपना वेपन बनाया। उसने अपनी स्पीचेस में बार बार एक फ्रेज यूज किया, एंड दैट इज इंटरनेशनल जूइश फाइनेंस। ये कोई रैंडम फ्रेज नहीं था। इसका पर्पस था जर्मन पब्लिक के दिमाग में एक इमेज क्रिएट करना, एक इनविजिबल नेटवर्क जो बॉर्डर्स के पार बैठा है, जो नेशंस को मैनिपुलेट करता है, जो वोट से प्रॉफिट कमाता है। और इस इमेज को सॉलिड बनाने के लिए उसे चाहिए था एक जाना माना नाम, और इसके लिए परफेक्ट था रोथशाइल्ड, क्योंकि 19th सेंचुरी में उनका नेटवर्क क्रॉस बॉर्डर काम करता था और ये सब चीजें रियल में भी रोथशाइल्ड कर रहे थे। ऐसे में नाजी प्रोपेगेंडा मशीन्स ने पोस्टर्स, न्यूज़पेपर्स, फिल्म्स, इन सब के जरिए इस हिस्टोरिकल फैक्ट को डिस्टोर करके एक मिथ में कन्वर्ट कर दिया और रोथशाइल्ड को शैडो रूलर्स के सिंबल के रूप में प्रेजेंट किया। पब्लिक को ये बताया गया कि जर्मनी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसी डोमेस्टिक पॉलिसी फेलियर की वजह से नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल कॉन्स्पिरेसी की वजह से है, जिसका मेन सेंटर था रोथशाइल्ड।
इसके बाद ऑस्ट्रिया और जर्मनी में उनके एसेट्स सीज किए गए। वियना ब्रांच प्रैक्टिकली डिस्ट्रॉय हो गई। फैमिली मेंबर्स को भागना पड़ा, कुछ लोगों को एग्जाइल लेना पड़ा और कुछ जगह पर उनके प्रॉपर्टीज को जला दिया गया। और ये सिर्फ एक फाइनेंशियल लॉस नहीं था, बल्कि ये रोथशाइल्ड के लिए एग्जिस्टेंशियल अटैक था, जिसके चलते उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। 1950 तक रोथशाइल्ड फैमिली काफ़ी वीक हो चुकी थी। जो एम्पायर उन्होंने इतने सालों में बिल्ड किया वो वर्ल्ड वॉर्स के दौरान मिट्टी में मिल गया। हालांकि ये भी सच है कि वो कम्प्लीटली डिसअपेयर नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने अपना मॉडल चेंज कर लिया। उन्होंने देखा कि सर्विजन किंग्स को लोन देने वाला एरा खत्म हो रहा था, इसीलिए उन्होंने अपना फोकस एडवाइजरी और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तरफ शिफ्ट कर लिया। ये स्ट्रक्चर ग्रेजुअली कंसोलिडेट हुआ और इवेंचुअली रोथशाइल्ड एंड को जैसे स्ट्रक्चर के थ्रू ऑपरेट होने लगा। अब उनका काम गवर्नमेंट को वॉर फाइनेंस करना नहीं, बल्कि मर्जर स्ट्रक्चर करना, वेल्थ मैनेज करना और कॉम्प्लेक्स क्रॉस बॉर्डर डील्स एडवाइस करना था। इन्फ्लुएंस अब भी था, लेकिन स्पॉटलाइट से दूर। इस बीच दुनिया का फाइनेंशियल सेंटर क्लियरली अमेरिका शिफ्ट हो चुका था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन ने ग्लोबल स्टेबलाइजेशन का रोल ले लिया था। प्राइवेट डायनेस्टीज की जगह इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स ने ले ली और वॉल स्ट्रीट पर जेपी मॉर्गन चेस और गोल्डमैन सच जैसे जायंट्स रैपिडली एक्सपेंड कर रहे थे। स्केल, लिक्विडिटी और स्पीड के लेवल पर ये नए प्लेयर्स किसी भी 19th सेंचुरी बैंकिंग हाउस से कई ज्यादा आगे निकल चुके थे। फिर भी उनकी कहानी सिर्फ डिक्लाइन की नहीं है, साथ ही एडिप्शन की भी है। हर डायनेस्टी या एम्पायर का एक पीक होता है। 1820 से 1840 के बीच उनका पीक था। रोथशाइल्ड फैमिली 1950 तक वीक जरूर हुई, लेकिन इरेलेवेंट नहीं हुई। उन्होंने सिस्टम लूज किया, लेकिन गेम छोड़ नहीं दिया, बस रोल चेंज हो गया। और शायद यही उनकी रियल स्ट्रेंथ थी कि उन्होंने डोमिनेंस से ज्यादा सर्वाइवल को प्रायोरिटी दी। लेकिन इस फैमिली को लेकर मार्केट में कई सारे मिथ्स भी हैं जिन्हें लोग सही मान लेते हैं, बट आज हम उन्हें बर्स्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला और सबसे पॉपुलर मिथ ये है कि रोथशाइल्ड फैमिली पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। इंटरनेट पर आपको काउंटलेस वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर आपको ये बताया जाता है कि गवर्नमेंट सिर्फ पपेट है, वोट्स स्क्रिप्टेड होते हैं और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को रोथशाइल्ड फैमिली ही कंट्रोल करती है। इवन उनका इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ पर भी पड़ता है। ये सब सुनने में ड्रामेटिक लगता है, लेकिन चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। देखो, अगर कोई फैमिली 200 सालों से दुनिया को कंट्रोल कर रही होती तो क्या उनके खुद के एसेट्स वर्ल्ड वॉर के दौरान डिस्ट्रॉय होते? क्या यूरोप में उनके ब्रांचेस को पॉलिटिकल प्रेशर फेस करना पड़ता? क्या उनकी पावर 19th सेंचुरी के पीक के बाद ग्रेजुअली डिक्लाइन करती? रियलिटी ये है कि 80s में उनका इन्फ्लुएंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। उन्होंने मल्टीपल यूरोपियन गवर्नमेंट्स को लोन दिए, क्रॉस बॉर्डर फाइनेंस का एक स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क बनाया, फास्ट इंफॉर्मेशन शेयरिंग का सिस्टम डेवलप किया जो उस टाइम पर रेवोल्यूशनरी था। ये सब डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। लेकिन 20th सेंचुरी में ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर ड्रास्टिकली चेंज हो गया। नेशन स्टेट्स स्ट्रॉन्गर हुए, सेंट्रल बैंक्स मेन स्ट्रीम हो गए, फाइनेंशियल मार्केट्स डाइवर्सिफाई हुए। अमेरिका एक नया फाइनेंशियल सुपर पावर बनकर उठा। अब पावर एक सिंगल प्राइवेट नेटवर्क के हाथ में रहना प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। दूसरा मिथ ये है कि वो सीक्रेटली सारे सेंट्रल बैंक्स ओन करते हैं। चलो इसे फैक्ट के साथ देखते हैं। जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड या फेडरल रिजर्व्स, इनका गवर्नेंस स्ट्रक्चर पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। ये सर्विजन फ्रेमवर्क्स के अंडर ऑपरेट करते हैं। इनमें बोर्ड्स होते हैं, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर होते हैं, ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म होते हैं। किसी एक फैमिली के हिडन ओनरशिप का कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं मिलता। तीसरा मिथ ये है कि उन्होंने हर वॉर स्टार्ट करवाया पैसा कमाने के लिए। ये ओवर सिंप्लीफाइड नैरेटिव है। हाँ, उन्होंने वॉर्स फाइनेंस किए, लेकिन बैंकर का काम आइडियोलॉजी चूज करना नहीं होता, रिस्क मैनेज करना होता है। फाइनेंस करना और वॉर को इनिशिएट करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। 19th सेंचुरी में गवर्नमेंट फाइनेंसिंग लार्जली प्राइवेट बैंकिंग हाउसेस के थ्रू होती थी। उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी और एग्जीक्यूट किया, लेकिन ये कहना कि उन्होंने वॉर्स करवाए हैं ये बिल्कुल बेसलेस बात है। चौथा मिथ ये है कि वो आज भी पर्दे के पीछे से दुनिया को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो सारे मिथ्स हैं ये कम्प्लीटली बेसलेस हैं। लेकिन ये मिथ्स इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हैं? क्योंकि पावर जब विजिबल नहीं होती, इमेजिनेशन उसे सुपर नेचुरल बना देता है।
जब लोग देखते हैं कि एक फैमिली ने सेंचुरीज तक इन्फ्लुएंस मेंटेन किया तो उन्हें लगता है कि ये नॉर्मल ह्यूमन कैपेबिलिटीज के बियॉन्ड है। लेकिन अगर हम ओरिजिन देखें तो ये एक बिजनेसमैन की स्टोरी है जिसने काफी स्ट्रेटेजिकली अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है। रियलिटी में इन्होंने भी काफी स्ट्रगल्स किए, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करता क्योंकि लोगों को सच कड़वा लगता है। सब ड्रामेटिक चीजें देखना चाहते हैं, इसीलिए इंटरनेट पर इससे रिलेटेड वीडियोस इतने पॉपुलर हो चुके हैं। बाय द वे, हमने आज इसके बारे में एकदम रियल स्टोरी डिस्कस करी है। जो फैक्ट्स हैं मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से लेते हो। बाय द वे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।